केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक सेल चैप्टर भी होता है। अगर सेल आपने क्या होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा, इसलिए उसको हम अभी क्लास नहीं ले रहे हैं। अगर आपको नीड हो तो बोल देना, हम क्लास भी ले लेंगे। अब डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमेडिकल मॉलिक्यूल होता है, जिसमें शुगर, ग्लाइकोजन, प्लांट स्टार्च एंड सेलुलोज ये आदि एग्जाम्पल होते हैं इसके। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट विच इज़ प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी रोल के जो हमारी जो लाइफ होती है उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल एनर्जी के लिए जो कंडक्ट करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके अनुपात होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका अनुपात होता है 1:2:1, यानी कि 1:1। अब बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एम्पेरिकल फार्मूला होता है CN2NON। इसको हम CH2O भी लिख सकते हैं। अब डेफिनेशन पे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप डेरिवेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल विच कंटेन द 3 और मोर कार्बन्स। इस कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, 3 और मोर कार्बन्स होते हैं, और प्लस में क्या होता है, ये एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेट होते हैं, और कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहलिक ग्रुप भी मिल जाते हैं। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंस या फिर फंक्शन पढ़ लेते हैं, जैसे कि द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजन इंटरस्टेल स्पेशल बाय द सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज की कैपिलरीज आर द लीकी। ग्लूकोज ये क्या कह रहा है कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना सेल्स के अंदर, अभी मान लो मैं आपको बताता हूँ, अपना ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल होगी, और इन सेलों के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड में ग्लूकोज आपस में डिफ्यूज कर सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। इसमें कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टर या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं सो द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। सो द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ऑलवेज रिमेन सेम, ब्लड एंड इंटरस्टिशियल सेम, इंटरस्टिशियल स्पेस, बट ग्लूकोज कैन नॉट ट्रांसपोर्ट इजीली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज की इज ए हाई मोलिकुलर वेट। इसका जो ग्लूकोज का हाई मोलिकुलर वेट होने के कारण ये सेल मेम्ब्रेन को सीधा पार नहीं कर सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जो पास करने के लिए जो पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं, तो ग्लूकोज डायरेक्टली पास नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ फैक्टरन की ज़रूरत होती है, जो अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्पेशली ट्रांसपोर्टर, अब आगे ना, स्पेशली ट्रांसपोर्टर आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन कैलेड द ग्लूट ट्रांसपोर्टर एंड दिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहलाता है। देर आर द 14 टाइप्स ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टेशन। यह मतलब 14 प्रकार के ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब डिफरेंट टाइप अपन जो ग्लूट ट्रांसपोर्टेशन उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है ग्लूट फर्स्ट और ग्लूट थर्ड है। ये ग्लूट फर्स्ट एंड ग्लूट थर्ड क्या होता है, आरबीसी और न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी और न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें ग्लूट सेकेंड। ग्लूट सेकेंड होता है, ये 2 वे ट्रांसफर होता है। 2 वे ट्रांसफर होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, लीवर सेल पे होता है, और ये बीटा सेल और पेनक्रियाज के प्रेजेंट होता है। ग्लूट 4 ये स्केलेटल मसल्स
और एडिपोज टिश्यू पर प्रेजेंट होता है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि जो बीटा सेल और पेनक्रियाज है, बीटा सेल से क्या है इंसुलिन निकलेगा, इंसुलिन जाके कहाँ स्केलेटल सिस्टम, यानी कि मान लो कि स्केलेटल सिस्टम पे सेल प्रेजेंट है। अब सेल पर क्या रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर, वो रिसेप्टर इंसुलिन से अटैच होते हैं। जब इंसुलिन से अटैच हो जाते हैं तो सेल में मैकेनिकल चेंजेज होता है, मैकेनिकल चेंजेज होता है तो उसमें GLUT4 सिंथेसिस होता है, और GLUT4 सिंथेसिस होकर सेल मेम्ब्रेन पर ग्लूकोज के अंदर आने को निर्धारित कर देता है, जिससे कि ग्लूकोज अंदर प्रवेश कर जाता है। GLUT5 अब GLUT5 की बात करते हैं। इट इज़ द फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यह फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रेजेंट है, और ये टेस्टिस और स्पर्म में रहता है, क्योंकि हम जानते हैं जो टेस्टिस और स्पर्म में क्या होता है, जो एनर्जी के लिए जो एटीपी रिक्वायर्ड होती है वो फ्रक्टोज से ही प्राप्त होती है, यानी कि फ्रक्टोज ही टूट कर उन्हें एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब आते GLUT7। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एंडोथेलिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि मैंने मैकेनिज्म आपको बताया था पहले भी, बीटा सेल और पेनक्रियाज हो गई, इंसुलिन सिक्रेट करी। अब रिसेप्टर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन पर। अब सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तो वो इससे जाके अटैच होते हैं। फिर इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम मॉडिफिकेशन होता है, मैंने कहा था मैकेनिकल चेंजेस होता है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, कौन सी वाली GLUT4। जो GLUT4 पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो फिर क्या है ग्लूकोज के अंदर आने को निर्धारित कर देती है, जिससे ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाता है और फिर अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उपयोग कर लिया जाता है। अब क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर यूनिट के आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सिंपल 1 शुगर होगी तो इसे मोनोसेकेराइड कह देते हैं, और 2 शुगर होती है तो इसे डाइसेकेराइड कह देते हैं। एंड ओलिगोसेकेराइड, इसमें क्या होता है 3 to 10 शुगर्स प्रेजेंट होती है तो ओलिगोसेकेराइड में आ जाता है। और पॉलीसेकेराइड, इसमें 100 एंड मोर देन 100 प्रेजेंट होती है तो इसे पॉलीसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो मोनोसेकेराइड की बात करेंगे तो इसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आ जाते हैं, जबकि डाइसेकेराइड की बात करते हैं तो इसमें लैक्टोज और माल्टोज आ जाते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड में रेफिनोज और स्टाइकेज आ जाते हैं। अब पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे। पॉलीसेकेराइड यूनिट में शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती है कितनी 100 या मोर देन ऑफ 100। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, लेकिन अपन तो अभी 2 टाइप पे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं जाना होता है, लेकिन आप जाए तो जा सकते हो क्योंकि ये आया आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हो। होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। रिपीटेशन ऑफ द सेम शुगर, इसमें क्या है सेम शुगर का रिपीटेशन होता है और इसमें डिफरेंट शुगर का रिपीटेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग जैसे मैंने पहले बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एल्डोज या कीटोज ड्राइवेड होते हैं। तो यानी कि जो एल्डोज से ड्राइवेड होगा उसे एल्डोज शुगर कह देंगे, जो कीटोज से ड्राइवेड होगा उसे कीटोज शुगर कह देंगे। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो CHO, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब ग्लिसरेल्डिहाइड और राइबोज इसके एग्जाम्पल है, और इसमें डिहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रक्टोज और राइबोलोज इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ से। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम्स के नंबर के आधार पर हम कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन एटम अपन ने 11th क्लास में पढ़ा होगा अपने, ट्राइओज, टेट्राज, पेंटाज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। अब इनको अगर एल्डिहाइड शुगर होगा यानी एल्डिहाइड फॉर्म में होगा तो ग्लिसरेल्डिहाइड हो गया, एरिथ्रोज हो गया, राइबोज हो गया, ग्लूकोज हो गया एंड सिडाहेप्टोलोज हो गया। एंड कीटोन शुगर इनकी बात करें तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, और इरिथ्रोलोज हो गया, राइबुलोज हो गया एंड फ्रक्टोज हो गया एंड सिडोक्टोलोज हो गया। अब ये सिंपल फॉर्म्स है, अपने छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है, तो ये
याद कर लेना है, वैसे इम्पोर्टेंट है ये। अब मोस्ट कॉमन है ये, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। एरिथ्रोज, एरिथ्रोज का स्ट्रक्चर इसमें एक CH2 ग्रुप इधर होगा एंड OH H H OH एंड CH2 OH, यानी कि 4 कार्बन की ये श्रृंखला होती है। जबकि इसमें बात करते हैं चेन होती है, मतलब CH2 OH कीटोन ग्रुप नीचे आ जाता है, बाकी सेम ही होता है ये भी। ये एरिथ्रोलोज हो जाता है जब कीटोन ग्रुप आ जाता है, तो एरिथ्रोज का सॉरी। अब मेटाबॉलिज्म पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? द सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शंस नोन एज द मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो केमिकल रिएक्शन होती है वही मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस कहलाती है। अब ये 2 प्रकार की होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स एंड पायरुविक एसिड, यानी कि ग्लूकोज का 2 पायरुविक एसिड में, यानी कि ये मान लो ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन, कोई भी एक चीज़ से टूट कर 2 चीज़ें बन रही है, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जैसे कि हमने ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन करेंगे तो उसे एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। एनाबॉलिज्म की बात करते हैं, बिल्डिंग अप द रिएक्शन नोन एज एनाबॉलिज्म, यानी कि 2 या ज़्यादा से मिलकर अब ये बन जाता है, क्या बोलते हैं, एक बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। देख हम कन्वर्ट द पायरुविक एसिड इनटू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस से फिर से दोबारा ग्लूकोज बन जाता है, इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे थे, वही आ गया अभी। इट इज़ नोन एज द एम्बेडेड मेयर ऑफ पाथवे, EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है। इट इज़ कैटाबोलिक पाथवे, अब मैंने अभी एग्जांपल में आया था कैटाबोलिक पाथवे, यानी कि इसमें ब्रेक डाउन होता है विच ऑफ द मॉलिक्यूल द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड। अब ये 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इट अकर इन ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के ऑल सेल्स में होता है। इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल होती है, इसमें ये न्यूक्लियस होता है और जो यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है पूरा, ये साइटोप्लाज्म होता है, इसमें होती है। इट अकर इन प्रेजेंस ऑफ O2 एज वेल एज द एब्सेंस ऑफ O2, ये O2 की प्रेजेंट में भी होता है और O2 की एब्सेंस में भी हो जाता है। ग्लूकोज, अब हम बात करते हैं, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन के बाद पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर O2 की प्रेजेंट में होगा तो ये एसिटाइल कोएंजाइम से TCA यानी क्रेब साइकिल में प्रवेश कर जाएगा और TCA कंडक्ट कराएगा आगे जाके। जबकि O2 एब्सेंट होगी तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और कोरिस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब देर आर 3 फेजेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की 3 फेजेज होती है, जिसमें फर्स्ट इज एनर्जी कंज्यूमिंग। इसमें क्या होता है कि एनर्जी कंज्यूम होती है, ATP यूज होती है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर यूज्ड, इसमें 2 ATP यूज हो जाती है। स्प्लिटिंग रिएक्शन है इधर फ्रक्टोज 6 बिसफॉस्फेट से विच इज स्प्लिटेड इनटू द ग्लिसरेल्डियाई 3 फॉस्फेट एंड DHAP यानी कि डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलोज एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंट में एल्डोलेज। अब एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज होती है, ये टोटल 4 ATP एंड 2 NADH आर प्रोड्यूस्ड इन द फेज। प्रोड्यूसिंग फेज में 2 तो NADH प्रोड्यूस हो गया और 4 ATP प्रेजेंट होती है। अब दीज आर दैट, अब इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स होती है, 10 स्टेप्स होती है। ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। अगर ग्लूकोकाइनेज होगा तो ये लीवर में होगी, अगर हेक्सोकाइनेज होना है अदर सेल्स, यानी कि अदर सेल्स में अगर रिएक्शन कंडक्ट करानी है तो हेक्सोकाइनेज होने की जरूरी, और जबकि लीवर में कराना होता है ग्लाइकोकाइनेज की जरूरत पड़ती है। अब ATP की जरूरत पड़ेगी, ATP से ADP बनेगा, फॉस्फेट ग्रुप छोड़ेगा, तो फॉस्फेट यहाँ पर काम आ जाएगा अपन को, और ये मैग्नीशियम की प्रेजेंट में होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद में ये
आइसोमरेज एंजाइम होता है एक, उसकी प्रेजेंस में, आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फोस्फेट एटीपी की प्रेजेंस में, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में ये फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ तक जो प्रोसेस हुई थी वो एनर्जी कंज्यूमिंग की थी सारी। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट है, एल्डोलोज अभी अपन ने बात करी थी, एल्डोलेज की प्रेजेंट में ये DHAP डेप यानी डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट में और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये इसमें बदल जाएगा, तो ये आइसोमेरेज के प्रेजेंट में इसमें बदल जाएगा, ये आपस में बदल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट ग्लिसरेल्ड डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंट में एक NAD प्लस से NADH बनाता है और एक NADH हमको 3 ATP देता है, 3 ATP देता है। तो यानी कि एक बार दो बार ये रिएक्शन होगी, एक तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट रिएक्शन करवाएगा और एक पायरुविक एसिड बनाएगा और एक DH पे फिर कन्वर्ट होगा ग्लिसरेल्डिहाइड, फिर दोबारा इसमें होगा, तो यानी कि 2 NADH बन जाएंगे। अभी 2 NADH यानी कि 2 करेंगे तो 6 ATP तो ये हो गई और 6 ATP तो ये हो गई, अरे 1 ATP ये रही, तो यानी कि और एक नीचे और बन रही है, रुको देखकर मैं दिखाता हूँ, 1 ATP ये और बन रही है, यानी कि 4 ATP बनेगी, लेकिन 2 कंज्यूम हो गई थी, 2 को काट के, यानी कि टोटल ATP प्रोड्यूस होती है इसमें। पहले बात करते हैं अपन कहाँ थे, NADH बन गया। अब NAD की प्रेजेंस में ये 1,3 बिस्फोस्फेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ATP से ATP कंज्यूम करके 3 फोस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में ये 3 फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। म्यूटेज की प्रेजेंट में 2 फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और इनोलेज की फोस्फोइनिल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, कंज्यूमिंग क्या, और फोस्फोइनिल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब फोस्फोइनिल पायरुवेट क्या है कि एनर्जी को यूज़ करते हुए, ATP यूज़ करते हुए ये पायरुविक काइनेज की प्रेजेंट में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बार बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DHAP will also undergo the same energy and producing phase। एनर्जी की ग्लाइकोलाइसिस अभी हमने बात करी थी कि जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग होती है वो 4 ATP प्रोड्यूस होती है, 2 NADH प्रेजेंट होता है, अब मैंने बात करी थी। अब एनर्जी कंजप्शन यानी कि 2 ATP इसमें कंज्यूम हो जाती है। तो अब नेट गेन की बात करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग माइनस एनर्जी कंजप्शन, तो नेट गेन की बात करते हैं अभी। तो 4 ATP तो प्रोड्यूस हो गई इसमें, 2 NADH भी प्रोड्यूस हो गए, लेकिन 2 ATP यूज़ हुई थी, तो नेट गेन अपन को 8 ATP का मिलेगा, जो मैंने पहले बताया था। ये O2 की प्रेजेंस में, अगर O2 प्रेजेंट होगी तो 8 ATP दे देगा, लेकिन O2 प्रेजेंट नहीं होगी तो ये NADH कन्वर्ट होगा ही नहीं। अब बात करते हैं वो जो मैंने अभी बोला था, नेट गेन इन प्रेजेंस ऑफ O2, नेट प्रेजेंस तो 8 ATP हो जाएगा अगर O2 प्रेजेंट। अरे इन एरोबिक प्रोसेस में अगर O2 प्रेजेंट नहीं हुई, O2 प्रेजेंट नहीं हुई तो इनमें नेट गेन कितना होता है, 2 ATP। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में अपन फैक्टर तो अभी पढ़ा देता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग ग्लाइकोलाइसिस, स्टिमुलेटर होता है वो इंसुलिन होता है, जबकि इनहिबिटर होता है वो आयोडोएसीटोन होता है। यानी कि स्टिमुलेटर यानी कि ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाता कौन है, इंसुलिन बढ़ाता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस को रोकता कौन है, आयोडोएसीटोन रोकता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में अपन एनाएरोबिक प्रोसेस से शुरू करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ और कुछ परिणाम नहीं निकल रहे, तो सब्सक्राइब कर देना ना। और वीडियो कैसा लगा ये एक बार ये भी बता देना। थैंक्स ब्रो।